नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो सीटेट परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आगामी 8 फरवरी 2026 को होने वाली परीक्षा में विज्ञान के पेपर में आपको ये प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे उसमें, क्योंकि ये प्रश्न अ, अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चंस को कवर करूँगा और जो व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी साथी शिक्षक हमारे इन 100 प्रश्न को कवर कर लेते हैं, उनके 100 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनकी शॉर्ट व्याख्या भी लिखी है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब यदि सीरियस हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए, नंबर 1 प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की रेखा में गमन करता है? तो इसका उदाहरण है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में। देखिए, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही गति करता है। इसका कारण है छाया बनती है। छाया बनती है और छाया बनने के कारण ही हमें पता है कि हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रश्न नंबर 2 है, गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग होता है। आप जानते हैं 2 तरीके के मिरर होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो हमें ध्यान रखना है कि गाड़ियों में अक्सर साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है या दर्पण पीछे के एक बहुत बड़े क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वह, हम गाड़ी आगे चल रही है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो पीछे के एक बहुत बड़े क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, इसलिए इसे कॉन्वेक्स मिरर को गाड़ियों के साइड मिरर में यूज़ करते हैं। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अब देखिए, दंत चिकित्सक को क्या होता है, किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है, क्योंकि मुंह का हिस्सा छोटा है और वहाँ पे छोटे छोटे दांत हैं, उनको थोड़ा बड़े उसमें देखना है कि कोई उसमें कैविटी वगैरह जमा है तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पास रखने पर यह वस्तु का बहुत बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। चाल का मानक मात्रक और सूत्र क्या है? चाल का मानक मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। देखिए, एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाल का मानक मात्रक और सूत्र क्या है। मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक है, ध्यान रखिए कि ज़रूरत है आपको। अब देखिए, एकांक समय में तय गई दूरी को चाल कहते हैं। हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय एक बहुत पॉपुलर फार्मूला है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये प्रश्न बहुत सीधे हैं, बहुत आसान हैं, लेकिन सीटेट में अक्सर सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न असामान्य ही आते हैं, बहुत बड़ा एक हिस्सा सिलेबस का हमारा सामान्य प्रश्नों का रहता है। तो आप इसे फोकस करें, ध्यान से समझें इस बात को, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न की व्याख्या में आपका 1-2 प्रश्न और भी तैयार हो जाएगा। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे न रख के तेज़ रख रहा हूँ, ताकि मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकूँ। मेरा टारगेट है कि मैं 100 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर करूँ, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड तेज़ रहेगी और आपका भी एक क्विक रिवीजन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? ध्वनि जो है, क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है, आपको बताना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि हमेशा ठोस, द्रव, गैस जैसे माध्यम में ही चल सकती है। ध्वनि की पिच किस बात पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अधिक आवृत्ति मतलब तीखी आवाज़, जैसे बच्चों या महिलाओं की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा तेज होती है, इसलिए उनकी आवाज़ तीखी लगती है, पतली लगती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि को हम हमेशा डेसिमल में नापते हैं और यह कंपन के आयाम, एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे हम ध्वनि की प्रबलता की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि डेसिबल में ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कई मानक बनाए गए हैं कि इतने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि कानों के लिए ठीक नहीं है, इतने नीचे से डेसिबल की ध्वनि कानों के लिए कान हमारे सुन नहीं सकते। तो आपको बताना है मनुष्य की जो कान की श्रवण क्षमता है वो कितने डेसिमल से कितने डेसिमल के बीच की ध्वनि को वो सुन सकता है। कमेंट बॉक्स में आप इसे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव कान के लिए श्रव्य सीमा कितनी है? मैंने अभी आपको बताया कि इतने डेसिबल से इतने डेसिबल, वहीं से ही मानव कान के लिए जो श्रव्य सीमा की बात अगर करिए तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, इससे कम या ज़्यादा, मतलब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि इंसान नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि इंसान नहीं सुन सकता है। आपको बताना है, अगर डेसिबल में हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में पूछा, अगर हम डेसिबल में बात करें तो डेसिबल में कितनी ध्वनि जो है, कितने डेसिबल की ध्वनि हमारे कानों के लिए हानिकारक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर जो बात करी गई है पिछले प्रश्न में, मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले प्रश्न में जो बात करी गई है, ध्वनि की प्रबलता की बात करी गई है, तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो वो प्रबलता
बताता है, उसकी लाउडनेस बता रहा है। ज़्यादा लाउडनेस हम सुन नहीं सकते और हम कितने डेसिबल के यानी कितनी लाउड ध्वनि, कितने डेसिबल की लाउड ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, वो आपको बताना है आंसर में। और यहाँ पर बात करी गई है श्रव्य सीमा की, कि 20 हर्ट्ज से 20,000 तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे की भी साउंड है पर हम उसे सुन नहीं पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अगर कोई ऐसी वो हो रही है, ध्वनि आ रही है, तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा गति की दिशा के हमेशा विपरीत होती है। जिस दिशा में हम गति कर रहे हैं उसके विपरीत ही घर्षण की दिशा होती है। और घर्षण क्या है? यह हमेशा दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल जानते हैं क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है घर्षण क्या है। घर्षण की डिफिनेशन एक लाइन में बतानी है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? घर्षण कम करने के लिए, ताकि सतह थोड़ी सी खुरदरी हो जाए, चिकनी हो जाए। और चिकनी, देखिए पाउडर सतह को चिकना बना देता है, जिससे स्ट्राइकर आसानी से फिसलता है। अब क्यों फिसलता है? घर्षण बल कम हो जाता है। अगर घर्षण बल बढ़ जाएगा तो कैरम जो हमारा स्ट्राइकर है वो खिसक नहीं पाएगा, फिर हम कैरम अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। तो ये घर्षण जो होता है, घर्षण बल कम करने के लिए अक्सर ग्रीस, ऑयल, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर नाम है। यह हवा द्वारा डाले गए दबाव को नापता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है, क्यों? उत्प्लावन बल के कारण और घनत्व के कारण। जहाज अपने वजन के बराबर पानी को हटा देता है। अब देखिए यहाँ पर उत्प्लावन बल की व्याख्या करी गई है कि जहाज अपने वजन के बराबर पानी को हटा देता है। ऐसे ही जब कोई वस्तु पानी में जाती है तो अपने वजन के बराबर उतने पानी को विस्थापित कर देती है। आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत की व्याख्या करी थी। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। अपनी विशेष संरचना के कारण पेंसिल में मिलने वाला ग्रेफाइट करंट पास कर सकता है। फ्यूज तार का क्या गुण होना चाहिए? कम गलनांक होना चाहिए। मतलब फ्यूज जो हम लगाते हैं, जो वायर यूज़ करें, वो ऐसा होना चाहिए जिसका गलनांक कम हो, नहीं तो क्या होगा? फ्यूज बार बार टूट जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने पर यह गर्म होकर तुरंत टूट जाता है और आग से बचाता है। विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। जब तक तार बिजली में रहेगी लोहा चुंबक की तरह काम करेगा। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों में बना है? 7 रंगों से मिलकर सफ़ेद प्रकाश बना है। विबगुर, आपको बताना है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। 7 रंग जो हमारे होते हैं विबग्योर के नाम से हम उन्हें संबोधित करते हैं। एक याद करने के लिए आसानी होती है, इसलिए हम उसे विबग्योर कहते हैं। और 7 रंगों की अगर हम बात करें तो इसे प्रिज्म की मदद से देखा जा सकता है, जिसे विक्षेपण कहते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन क्या है? दायां हिस्सा बायां दिखना और बायां हिस्सा दाएं दिखना, यही पार्श्व परिवर्तन है समतल दर्पण। जैसे शीशे में हमारा दायां हाथ बायां हाथ दिखाई देता है। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकंड समय का मूल मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय को सेकंड में ही मापा जाता है। सरल लोलक की गति कैसी होती है? आवर्ती गति होती है। यह एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है। दाब का सूत्र क्या है? दाब का सूत्र क्या है आपको बताना है। दाब का सूत्र क्या है? कम क्षेत्रफल पर दाब अधिक लगता है, जैसे चाकू की तेज धार। जैसे चाकू की तेज धार। आपको ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि दाब का सूत्र क्या है। कम क्षेत्रफल पर दाब अधिक लगता है, जैसे चाकू की तेज धार। अगर चाकू की तेज धार होती है और हम उससे कोई चीज़ काटना चाहते हैं तो आसानी से कट जाती है। तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और आपका एक क्विक और फास्ट रिवीजन हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण उपयोग होता है और यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पनडुब्बियों में भी प्रयोग होता है। कंपन की आवृत्ति बढ़ने पर पिच पर क्या असर पड़ेगा? पिच बढ़ जाएगी, आवाज़ और ज़्यादा पतली या तीखी हो जाएगी। क्या हवा में घर्षण होता है? हाँ, इसे ड्रैग कहते हैं। हवाई जहाज़ों की विशेष आकृति इसलिए दी जाती है ताकि हवा का घर्षण कम हो। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हथेलियों को रगड़ने पर वे गर्म हो जाती हैं और उनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बिजली गिरने के समय क्या सुरक्षित है? घर के अंदर रहना या बंद कार में रहना? पेड़ के नीचे या खुले मैदान में रहना खतरनाक है, बाकी दोनों ही चीज़ें सुरक्षित हैं। अगर आप घर के अंदर रहते हैं या बंद कार में रहते हैं तो आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि बिजली गिरने की बात हो रही है यहाँ पे। तो पेड़ के नीचे या खुले आसमान के रहना खतरनाक हो सकता है, बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। अब हम 25 प्रश्न कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न।
सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, जानते हैं हम, भोजन के संरक्षण में काम आता है। चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? फार्मिक अम्ल के कारण होती है। चींटी शरीर में फार्मिक एसिड छोड़ देती है जिसे बेकिंग सोडा से ठीक किया जा सकता है। देखिए मैं अपनी रफ्तार थोड़ी तेज इसलिए रख रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और एक क्विक रिवीजन हो जाए। अगर बहुत डिटेल वीडियो आपको चाहिए इसका तो आप हमारे चैनल विजिट करें कुमार अनुराग ऑफिशियल। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कमेंट करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चींटी शरीर में फार्मिक एसिड छोड़ देती है जिससे बेसिक सोडा से ठीक किया जा सकता है और फार्मिक अम्ल के कारण ही जलन होती है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? उत्तर लाल। अम्ल जो होता है वो अगर किसी नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डाला जाए तो उसे लाल बदल देता है। अब देखिए आप याद रख सकते हैं अनिल, अनिल याद रखें। अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। अगर आप एक एग्जाम्पल याद रखें अनिल, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। इस तरीके का एक प्रश्न हमेशा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसमें अम्ल और क्षार दिया होता है, कौन किसको लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कौन नीला कर देता है, क्या कर देता है, इस तरीके का एक प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए अनिल याद रखें आप, जहाँ पे आप देख सकते हैं आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब देखिए क्षार का स्वाद और स्पर्श कैसा है? साबुन के जैसा होता है, पता है, कड़वा और साबुन जैसा। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगर आप ऊपर वाला याद रखते हैं अम्ल, तो देखिए कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला आपको याद है तो अगर ऊपर वाला याद है तो आप नीचे वाला तो आराम से कर ही लेंगे। क्षारक का स्वाद और स्पर्श कहता है कड़वा और साबुन जैसा होता है। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकिन से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है? अम्ल प्लस क्षारक, यानी अम्ल और जो एसिड और बेस अगर उसको मिला दें और लवण, तो वो लवण और जल बन जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जठर रस गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। या भोजन पचाने और कीटाणु मारने में मदद करता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सफ़ेद राख बनती है। इसकी आप अभिक्रिया भी लिख लीजिए, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया भी लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। 2 Mg प्लस O2 2 MgO, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग का सूत्र क्या है? आयरन ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड भी आप कहते हैं जिसे Fe2O3। आपको ध्यान रखना है, लोहे पर जंग का सूत्र क्या है? आयरन ऑक्साइड है। लोहे पर जंग लगने से आयरन ऑक्साइड बनता है और Fe2O3 इसका फार्मूला है। नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा खराब होने लगता है। यशत लेपन गैल्वनाइजेशन क्या है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना जिससे लोहा जंग लगने से बच जाए, यशत लेपन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है? लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिलाकर, इससे इसमें कभी जंग नहीं लगता है। कृत्रिम रेशे किसे कहा जाता है? रेयान को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। यह प्राकृतिक सूत्र से बनता है, लकड़ी की लुगदी से बनता है। इसका रूप रेशम जैसा होता है। सबसे मजबूत कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन सबसे मजबूत कृत्रिम रेशा है। इसका तार स्टील के तार से भी मजबूत माना जाता है। पैरासूट में उपयोग होता है। पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं? ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इन्हें गर्म करके बार बार मोड़ा जा सकता है। स्विच और हैंडल में किस प्लास्टिक का उपयोग होता है? बेकेलाइट का उपयोग होता है। यह उष्मा और बिजली का सुचालक है। कौन सी धातु इतनी नरम है कि चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। काली धातु या काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। इसकी उपयोगिता और कीमती होने के कारण इसे काला सोना कहते हैं। क्या एलपीजी गैस में महक के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टन। याद रखिएगा, इथाइल मरकप्टन के कारण ही घरों में बदबू आती है गैस खुली रह जाने पर, और गैस रिसाव का तुरंत पता चल जाता है। अग्निशमन में कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन में यह गैस निकलती है और ऑक्सीजन को हटाकर यह आग को तुरंत बुझा देती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ये बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। कोयले के दहन से मुख्य रूप से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सीमित हवा में जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि जहरीली होती है। कैलोरी वैल्यू क्या है? तो देखिए 1 किलो ईंधन के जलने पर जो ऊर्जा पैदा होती है उसे कैलोरी वैल्यू कहते हैं, और इसका मात्रक kg/kg होता है, या किलो जूल या किलोग्राम होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रेसाइट माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको बताना है एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाते हैं? क्लोरीन गैस मिलाते हैं। यह कीटाणुओं को मारने का काम करती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को हटाना ही विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बताइएगा अभी तक आपका स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
देखिए, मैं स्पीड ज़रूर तेज़ रख रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, ताकि ये क्विक रिवीजन है, ये फास्ट रिवीजन है, आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर अगर आपके दिमाग में ये बात रह गई तो आप अपने क्वेश्चन को टिक कर पाएँगे। मैंने ये जो शॉर्ट व्याख्या लिखी हुई है, ये इसीलिए लिखी है ताकि एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न भी आपका तैयार हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या, मैंने आपको बताया कि अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को हटा देना ही विस्थापन प्रक्रिया। जैसे लोहे की कील कॉपर सल्फेट के नीले घोल को हरा कर देती है। अब हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन को कवर करते हैं। सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जो सेल है वो सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। जैसे ईंटों से घर बनता है वैसे ही कोशिकाओं से शरीर बनता है। कोशिका के केंद्र में देखिए न्यूक्लियस होता है और यह न्यूक्लियस जो है यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो विशेष होता है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का कार्य जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना है। यह प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य हरा पिगमेंट है। देखिए, क्लोरोफिल हम जानते हैं पत्तों में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, अक्सर एग्जाम में आता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो हम सबको पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्वसन क्रिया में निम्न में से श्वसन क्रिया में कौन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखिएगा श्वसन क्रिया चाहे पौधे करें चाहे मनुष्य करे, दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी से कक्षा 6 से 8 की किताब का निचोड़ है और यही सीबीएसई इसी को फॉलो करता है और सीटेट में इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? यह परजीवी है, पैरासाइट है। यह अपना भोजन दूसरे पौधों से लेता है, इसलिए इसे पैरासाइट कहते हैं। घटपर्णी पिचर प्लांट कीड़े खाता है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। अब देखिए ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन कम होता है, इसलिए कीड़ों पे गुजर बसर करते हैं। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? हम जानते हैं छोटी आंत में होता है। इसकी दीवारों पर विली होती है जो भोजन सोख लेती है। पित्त रस का क्या कार्य है? वसा का पाचन करना है। यह यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? पादाप की मदद से ये अपना भोजन पकड़ता है और इसके नकली पैर होते हैं जो भोजन को घेर लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। और विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपको बताना है विटामिन ए बी सी डी ई और के इन सब का वैज्ञानिक नाम क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट में रिप्लाई करिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा जो होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। पल्स रेट क्या है? उत्तर प्रति मिनट हृदय की धड़कन। अब देखिए एक स्वस्थ वयस्क की दर 72 से 80 बार मिनट होती है, यानी उसका जो हार्ट है वो 72 से 80 बार धड़कता है। जाइलम क्या है? जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। जा से जाइलम, जा से जल। याद रखिएगा जाइलम, यहाँ शॉर्टेज मैंने आपको बता दी है, जा से जाइलम, ला से जल, सॉरी जा से जाइलम, जा से जल। तो जाइलम पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है जड़ों से। इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा गया है। फ्लोएम का क्या काम है? पत्तियों से भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाना। फा से फ्लोएम, फा से फूड। याद रखिएगा उधर जाइलम और जल है, इधर फ्लोएम और फूड है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों से पानी का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन है। इससे पौधा ठंडा रहता है और पानी ऊपर की ओर खींचता है। यीस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है? अवायवीय होता है। और ये अवायवीय जो श्वसन होता है ये बिना ऑक्सीजन के श्वसन जिनसे अल्कोहल बनती है। व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण। भारी काम के समय ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड बन जाता है। गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। यह रक्त को छानने का काम करती है। प्रजनन का वह प्रकार जिसमें सिर्फ एक जनक शामिल होता है अलैंगिक जनन कहलाता है, जैसे कि हाइड्रा में मुकुलन बडिंग जो होती है। परागकण क्या है? परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागकण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। यह हवा, पानी या कीटों द्वारा होता है। फल क्या है? एक पका हुआ अंडाशय है, ओवरी है। निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज बन जाता है। इंसुलिन की कमी से हम जानते हैं मधुमेह रोग होता है और यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मास्टर ग्रंथि प्यूस ग्रंथि को कहते हैं। यह अन्य सभी ग्रंथियों की स्त्राव को नियंत्रित करती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, इससे गले
कि थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल होते हैं, आंवला, नींबू वगैरह। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी से होता है। इससे हड्डियां मजबूत होकर मुड़ जाती हैं। एनीमिया का कारण क्या है? लोहे की कमी है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक प्रतिजैविक थी। चेचक के टीके की चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और इसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। डेंगू का वाहक मादा एनीफ्लीज मच्छर है। यह साफ पानी में पनपता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है। पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को गर्म कर तुरंत ठंडा करना ही पौष्टिकरण कहलाता है। इससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दलहन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है। रेड डेटा बुक क्या है? ये संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है और इसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जानकारी होती है। अब देखिए पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र के प्रश्न कर लेते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसको जो समताप मंडल है इसको स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। तो ऐसा मीजो स्फीयर, एक्सोस्फियर, ये सब आपको ध्यान देना है। कभी कभी इंग्लिश के नाम भी आ जाते हैं। वायुमंडल की सारी परतें आपको पढ़नी है। यह हमें कैंसर पैदा करने वाली यूवी किरणों से बचाता है। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे फॉरवर्ड जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी व्यूज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमने 86 प्रश्न कवर कर लिए हैं। स्पीड मैं इसलिए तेज़ रख रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के इतने प्रश्नों को तैयार कर सकें। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पेड़ों की सुरक्षा के लिए था, पेड़ों को बचाने का था। और सुंदरलाल बहुगुणा इसके मुख्य नेता थे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। जल चक्र में बादलों का बनना जो है संघनन कहलाता है। जल वाष्प का ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाना ही संघनन कहलाता है। खाद्य और उर्वरक में क्या अंतर है? खाद्य प्राकृतिक है और उर्वरक रसायनों से फैक्ट्री में बनाई जाती है। खाद मिट्टी की बनावट सुधारती है, उर्वरक सिर्फ पोषक तत्व देता है। अब देखिए कुछ हम लोग पेडागोजी के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। विज्ञान, ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चन करीब आपको पेडागोजी के मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको उन 10 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेंगे। विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अन्वेषण या प्रयोग विधि, ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है वो विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि विधियों से कोई संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप एक विज्ञान शिक्षिका हैं तो विज्ञान के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र खुद करके सीखता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? कमियों को जानकर उन्हें दूर करना, यह उपचारात्मक शिक्षण है। निदानात्मक परीक्षण के बाद यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है? जिनके एक से अधिक सही उत्तर हों। जैसे अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सोच को बढ़ाते हैं, बच्चे अलग अलग उत्तर देते हैं। विज्ञान में पोर्टफोलियो का क्या महत्व है? छात्र की प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड रखना विज्ञान में पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो हम रिकॉर्ड रख रहे हैं छात्र की ग्रोथ का, प्रगति का, कैसे वो प्रगति कर रहा है, उसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। इसमें छात्र के साल भर के कार्यों का संग्रह होता है। संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, यही कॉग्निटिव वैलिडिटी है। सीटेट में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आग बुझाने के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी प्रश्न बताया संज्ञानात्मक वैधता का वाला, यहाँ पे देखिए मैंने इसकी व्याख्या में लिखा है कि सीटेट में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या है? पाठ्यक्रम बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। आग बुझाने के लिए कंबल का उपयोग क्यों करते हैं? ऑक्सीजन की आपूर्ति काटने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। समुद्री समीर कब चलती है? दिन के समय चलती है। समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर चलती है। और रात में जो चलती है स्थल समीर, वो इसका उल्टा होती है। रेशम कीट के जीवन चक्र का क्या क्रम है? अंडा, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा और वयस्क। बहुत पूछा जाता है, आप ये जो क्रम है वो याद कर लीजिएगा। रेशम का धागा प्यूपा की अवस्था से मिलता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 वर्ष को मनाया जाता है, पानी के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। और अब है हमारा आखिरी 100 क्वेश्चन। विज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो गतिशील और साक्ष्य आधारित प्रकृति है विज्ञान की। विज्ञान में नए प्रयोगों से पुराने सिद्धांत बदलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आगामी 8 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। कोई मन में दुविधा है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। धन्यवाद।